हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने वेक्टर्स स्टार्ट किया। वहां पे हमने डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स और एडिशन ऑफ वेक्टर्स और थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में सीखा। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के लेक्चर में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग सीखेंगे जो हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग को मिनट्स के बदले सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो बने रहिए और लेक्चर पूरा देखिए ताकि वो सारी चीजें, सारे ट्रिक्स जो मैं आज सिखाने वाला हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना, जहां से लास्ट वीडियो हमने छोड़ा था वहां से। और अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर, देखो पूरे वेक्टर में ना ये इकलौता वेक्टर आपको दिखेगा जो लोकलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इसके नाम में ही पोजीशन है ना। तो पोजीशन बिना किसी रेफरेंस के तो हम बता ही नहीं सकते। तो whenever there is a possibility of having a position, there is always a possibility of having a reference. So position is always stated in form of a reference. हमेशा किसी रेफरेंस के रहने पे ही हम क्या करते हैं, पोजीशन अपना डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी वही बात है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, और यहां कहीं हमारा ओरिजिन है। ठीक है, दिस इज आवर ओरिजिन। अब मान लीजिए हमारे पास प्लेन में कोई एक पॉइंट है, से ये पॉइंट ए है। ठीक है, अब ओरिजिन को इस पॉइंट ए से आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा। लेट अस से इस वेक्टर को मैंने बोला ए। ठीक है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम कहते हैं कि दिस पॉइंट हैज अ पोजीशन वेक्टर ए। ठीक है, सिंपल सी बात है। स्पेस में कहीं भी एक पॉइंट है तो आप ओरिजिन को उस पॉइंट से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये जो आपका, अगर ओरिजिन को ओ से मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो ये जो ओ ए वेक्टर है ना, ओ ए वेक्टर, यही आपका क्या हो जाएगा इस केस में। ओ ए वेक्टर इज बेसिकली ए and this is basically the position vector of point A। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लेट अस से अगर मान लीजिए स्पेस में हमारे पास एक और पॉइंट है, से B है ना, इसको भी हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये वेक्टर लेट अस से हमें B दिया हुआ है, यानी इस केस में इस पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमें ये वेक्टर ए बी निकालना है, क्या निकालना है, वेक्टर ए बी, तो हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी के टर्म्स में वेक्टर ए बी को कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहां पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हैं। कैसे? तो ये ट्रायंगल आपको बनता दिख रहा है। सो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर, है ना। तो ये हम रिलेशन लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास हो गया ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, है ना। तो ओ ए वेक्टर इज गिवन एज ए बी वेक्टर हमें निकालना है, और ओ बी वेक्टर इज गिवन एज बी। तो यहां से हमने देखा कि ये जो हमारा ए बी वेक्टर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। और ध्यान से देखिए वेक्टर बी क्या था, वेक्टर बी था हमारा पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर। सो दिस इंप्लाइज योर वेक्टर ए बी इज नथिंग बट पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो आप देखिए कहां से, पहले तो सेंस देख लीजिए। तो सेंस का क्या है, इसका ए टू बी है। तो जो टर्मिनल पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जो इनिशियल पॉइंट होगा उसका पोजीशन वेक्टर आपको आपका वेक्टर दे देगा। ठीक है, तो फिजिक्स में जब भी हमने वेक्टर्स का एप्लीकेशन देखा था तो वो मोस्टली अपने 2D प्लेन में देखा था। चाहे डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए, चाहे फोर्स ले लीजिए, चाहे टॉर्क ले लीजिए, इन सब का एप्लीकेशन मोस्टली हमने 2D में ही देखा था। लेकिन हम सिंस एक ओवरऑल वर्क अराउंड वेक्टर्स के सीखने वाले हैं तो हम इसको 3D स्पेस में ले जाके सीखेंगे। ठीक है, तो
अगर आपके पास स्पेस आपका 3D है तो उसमें हम वेक्टर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा x, y और z एक्सिस है। लेट अस से दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम लोग i से रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सिस के अलोंग j से और z एक्सिस के अलोंग k से। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास एक पैरेललोपाइप्ड है, या इस केस में हम उसको क्यूबॉइड ही मान लेते हैं। ठीक है, एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। सो ये हमारा क्यूबॉइड दिया हुआ है। ये हमने बना लिया अपना क्यूबॉइड। लेट अस से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिंस एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो y और z इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो ये मान लेते हैं a 0 0 है, ये पॉइंट हमारा 0 b 0 है और ये पॉइंट हमारा 0 0 c है। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, a b 0। ठीक है, एंड सिमिलरली ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा a b c। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर हम जैसे ये वाला बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं, इस वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अगर मैं इस पॉइंट को A बोल दूं और ये हमारा ओरिजिन है, तो OA वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, OA का लेंथ कितना है, OA का लेंथ A है और ये किस वेक्टर के अलोंग है, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर हमें पता है I। ठीक है, तो इस पॉइंट को OA वेक्टर को अगर हमें लिखना हो तो OA वेक्टर कैन बी रिटन एज AI। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको AB वेक्टर लिखना हो तो अभी हमने बताया ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A करिएगा तो आपका AB वेक्टर जो हो जाएगा वो A माइनस A 0 हो जाएगा, B माइनस 0 I, तो ये B ऑफ J हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये वेक्टर और ये वेक्टर पता है, तो क्या OB वेक्टर हम निकाल सकते हैं। तो OB वेक्टर अगर देखिएगा, ठीक है, OB वेक्टर, सो दिस विल बी OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, है ना, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, यानी ये हमारा हो गया AI प्लस BJ। सिमिलरली आप अगर मान लीजिए इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूं तो OC वेक्टर अगर आप निकालिएगा तो OC वेक्टर आ जाएगा आपका AI प्लस BJ प्लस CK, है ना, इस तरीके से। तो यहां पे A हमारा क्या हो जाता है, A OC वेक्टर का X कंपोनेंट हो गया, B हमारा OC वेक्टर का Y कंपोनेंट हो गया, है ना, और C हमारा OC वेक्टर का Z कंपोनेंट हो जाता है। तो इस तरीके से कंपोनेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को ब्रेक कर सकते हैं। कंपोनेंट्स के बारे में इन डिटेल थोड़ा सा और भी हम सीखेंगे जब हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स या दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। लेट अस से वी हैव A जिसका पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमें इसी प्लेन में दिया हुआ है, लेट अस से B, और इसका पोजीशन वेक्टर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, तो हमारा AB वेक्टर जो बनेगा वो बन जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप एंड प्लस z2 माइनस z1 k कैप, है ना। और अगर यहां पे लेंथ ऑफ AB निकालना चाहें, है ना, या मैग्नीट्यूड ऑफ AB, तो ये हमारा हो जाएगा रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर एंड प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वेयर।
तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का क्या निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो इस पे बेस्ड चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास, लेट अस से क्वेश्चन है कि एक वेक्टर मतलब एक ट्रायंगल दिया हुआ है, लेट अस से, ठीक है, एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है। मैं ऐसे रैंडम ट्रायंगल बना रहा हूं, मुझे नहीं पता है कि ये ट्रायंगल का शेप कैसा होगा, है ना। इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग आपको पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। मैं पोजीशन वेक्टर्स लिख देता हूं। तो ये है आपका 2i कैप प्लस 4j कैप एंड माइनस k कैप, ठीक है। दूसरा है आपके पास 4i कैप प्लस 5j कैप एंड प्लस k कैप, ठीक है। और तीसरा है आपका 3i कैप माइनस 6j कैप एंड माइनस 3k कैप। यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, प्लस 6j कैप एंड माइनस 3k कैप। तो ये आपके पास ट्रायंगल के वर्टिसेस के करेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि नेचर ऑफ ट्रायंगल क्या है, मतलब ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, ठीक है, या फिर आइसोसेलेस है, या फिर स्केलन है, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कैसा है, ठीक है। तो हमें नेचर ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो देखिए, जब नेचर ऑफ ट्रायंगल की बात आ रही है तो अगर हमारे पास साइड लेंथ मिल जाए तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल हो गए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर दो साइड इक्वल और तीसरा अनइक्वल है तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल जाएगा। अगर तीनों साइड्स अनइक्वल हैं तो स्केलन ट्रायंगल मिल जाएगा। और मान लीजिए हमारे साइड्स का रिलेशन कुछ इस तरीके से है, सच दैट स्क्वायर्स, दो साइड के स्क्वायर्स का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो यानी घूम फिर के बात आती है कि हमें हर साइड का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो चलिए हम ए बी निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ ए बी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर x2 माइनस x1, तो दिस विल बी 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, यहाँ से 5 माइनस 4 होल स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस 1, तो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 प्लस 1 एंड प्लस 4। सो ये वैल्यू आ गई आपकी 3, ठीक है। ए बी लेंथ निकल गया। सिमिलरली आप बी सी लेंथ निकाल लीजिए। तो बी सी लेंथ निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1, 6 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो ये भी हो गया 1, एंड माइनस 3 एंड माइनस 1 होल स्क्वायर, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी प्लस 16। तो ये हो गया 18 हो गया आपका 3√2, है ना। सिमिलरली आप AC निकाल लीजिए, लेंथ ऑफ AC। लेंथ ऑफ AC निकालिएगा तो ये आ जाएगा रूट ओवर, तो आपके पास हो जाएगा AC, तो 3 माइनस 2 होल स्क्वायर 1 प्लस, फिर आ जाएगा आपका 6 माइनस 4 होल स्क्वायर, सो दैट विल बी 4, एंड माइनस 3 माइनस 1, तो ये 4 अगेन, सो ये आ गया 3। अच्छा, यहां पे देखिए ध्यान से कि ये रिलेशन आपका आ गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, है ना। तो यानी कहने का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड, ठीक है, राइट एंगल्ड। तो ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। लेट अस से मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूं। तो सपोज ये हमारा पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम में हमें दो एडजेसेंट साइड्स के करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स दिए हुए हैं, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर हमें दिया हुआ है। तो इस वेक्टर को हम दे रहे हैं 2i प्लस 4j माइनस 5k, और ये वाला वेक्टर हमें दिया हुआ है i प्लस 2j एंड प्लस 3k। तो ये दो एडजेसेंट साइड्स के हमारे क्या दिए हुए हैं, करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो आपको निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग डायगोनल्स, यूनिट वेक्टर अलोंग
डायगोनल्स। ठीक है, आपको ये निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच हो गया कि अगर आपके पास पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड्स दिए ही हुए हैं तो एक डायगोनल तो बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं, ये वाला डायगोनल है ना। ये क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर्स का सम, दोनों वेक्टर्स का सम है ना। तो यानी आपके पास एक डायगोनल, लेटस से चलिए इस पैरेललोग्राम का नामकरण कर देते हैं ए बी सी एंड डी। तो हमारा ए सी वेक्टर जो होगा ये सीधे सीधे और कुछ नहीं इन दोनों वेक्टर्स का सम हो जाएगा। तो यानी आपके पास हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड प्लस यहां पे आपके पास आ जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप एंड माइनस 5k कैप, है ना। ऐड कर लीजिए तो ये आपके पास हो जाएगा 3i कैप एंड प्लस 6j कैप एंड माइनस 2k कैप। लेकिन हमें वेक्टर नहीं चाहिए था, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा AC वेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ AC, है ना। सो दिस विल बी द यूनिट वेक्टर। तो इसका लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ क्या हो जाएगा, तो लेंथ कहने का मतलब हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर दैट इज 9, 6 स्क्वायर दैट इज 36 एंड 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो 9 प्लस 36 प्लस 4 49 एंड 7 हो जाएगा लेंथ। तो हमारे पास हमारा यूनिट वेक्टर आ गया 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 7, है ना। अब बात आती है कि ये AC वेक्टर तो निकालना हमारे लिए बड़ा आसान था, है ना। अब हम ये DB वेक्टर कैसे निकालें, ये वाला वेक्टर कैसे निकालें, है ना। हाउ डू वी फाइंड दिस वन। तो देखो इसको निकालने के लिए यहां पे बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। अब आपको याद आएगा कि हमने क्यों बोला था कि हम यहां पे फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए वेक्टर तो हम फ्री वेक्टर पढ़ते हैं, यानी अगर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फिक्स रखते हुए इसको कहीं भी हम ट्रांसलेट करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये जो AB वेक्टर है और CD वेक्टर है, सेम डायरेक्शन है, पैरेलल है और सेम लेंथ है। तो अगर ये वेक्टर हमें 2i प्लस 4j माइनस 5k दिया हुआ है तो ये वेक्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, 2i प्लस 4j माइनस 5k ही होगा, है ना। ये बात समझ में आ रही है ना आपको, क्योंकि हम इसको ट्रांसफॉर्म करके हम यहां लेते जाएंगे। फ्री वेक्टर है इसलिए चेंज होगा नहीं। तो ये वेक्टर भी हमारे पास आ गया 2i प्लस 4j माइनस 5k, है ना। एंड सिमिलरली आपके पास ये वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k दिया हुआ है, तो यहां पे हमारे पास ये वेक्टर भी क्या हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। अब यहां से इस ट्रायंगल पे हम फोकस करते हैं, यानी BCD पे। BCD पे अगर आप फोकस करेंगे तो यहां पे अगर हम देखें तो देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से लिखूं तो हमारे पास DC प्लस CB ये जो वेक्टर होगा यही हमारा DB वेक्टर हो जाएगा, है ना। यही हमारा DB वेक्टर हो जाएगा। अच्छा DC हमें पता है, DC इज 2i प्लस 4j माइनस 5k। हमें BC वेक्टर पता है तो CB वेक्टर क्या हो जाएगा, इसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा CB वेक्टर हो जाएगा। यानी ये हो गया माइनस i माइनस 2j एंड माइनस 3k। तो ये हमारा हो गया DB वेक्टर, है ना। तो यहां से हमने देखा तो ये DB वेक्टर हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये i प्लस 2j एंड माइनस 8k, ठीक है। ये वेक्टर हो जाएगा हमारा। मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर हो गया हमारे पास, इसके मैग्नीट्यूड से कर देंगे डिवाइड, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4 5 एंड प्लस 64 रूट 69। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई i प्लस 2j माइनस 8k, ठीक है, अपॉन रूट 69। सो दिस विल बी आवर आंसर। एक खास बात देखिए यहां पे, खास बात ये हमने देखी यहां पे कि अगर मान लीजिए आपके पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स आपको पता चल जाएं,
ठीक है, पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स आपको पता चल जाएं, लेट अस से एक साइड हमारे पास ए हो और दूसरा साइड हमारे पास बी हो, तो हमारे डायगोनल्स जो हो जाएंगे इसके, ठीक है, डायगोनल्स हो जाएंगे, यानी अगर आप ये वाला डायगोनल इस डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है, सो दिस विल बी, अगर मान लीजिए ए बी सी और डी की बात करें तो ए सी हमारा जो डायगोनल होगा ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और अगर डी बी डायगोनल की बात करें, ठीक है, डी बी, तो ये हमारे पास वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, है ना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम अगर हमें पता है तो हम उसके डायगोनल को भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी इंटरेस्टिंग चीजों की तरफ। अभी तो ये बहुत सारी चीजें आपको ट्रिवियल लग रही होंगी, ये ऑलरेडी आपको पता होंगी मेजॉरिटी चीजें, लेकिन फिर भी हम उसको बहुत इजी गोइंग तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम देखेंगे, अब यहां से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती जाएगी वेक्टर की, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। देखिए सेक्शन फॉर्मूला में क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये है हमारे पास पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है ए, दूसरा पॉइंट अगर हमें दिया हुआ है लेट अस से बी जिसका पोजीशन वेक्टर हमें बी पता है, और एक पॉइंट है इन दोनों के बीच में, ठीक है, जो सी पॉइंट हम बोल रहे हैं, और लेट अस से इसका पोजीशन वेक्टर सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये कई बार देखा है और बहुत आसानी से ये चीजें समझ में आ जाती हैं हमें कि यहां पे जो वेक्टर c होगा दैट विल बी m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस n, ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इंटरनल डिवीजन, दिस इज इंटरनल डिवीजन। सिमिलरली अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन होता, ठीक है, अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन होता तो C इज इक्वल टू हो गया होता हमारे पास MB माइनस NA अपॉन M माइनस N, करेक्ट। तो दिस इज व्हेन वी हैव एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, ये चीज हम पहले से जानते हैं। अब आइए यहां से ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हम लोग देखेंगे जो हमें आगे जाके बहुत हेल्प करेंगी चीजों को समझने में। देखिए ये पॉइंट है, लेट अस से यहां कहीं हमारा ओरिजिन है, लेट अस से दिस इज द ओरिजिन वी हैव। इसको अगर हम पॉइंट ए को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो ये जो वेक्टर हमें मिलेगा ये वेक्टर ए मिलेगा। इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो ये जो वेक्टर हमें मिलेगा ये वेक्टर बी मिलेगा, और इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो ये जो वेक्टर हमें मिलेगा वो वेक्टर सी मिलेगा। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीजें, ऑब्जर्वेशंस, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या क्या आती हैं यहां पे। तो लेट्स मार्क ऑल द ऑब्जर्वेशंस। देखिए पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि चलो हम इंटरनल डिवीजन वाला ही केस लेके आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हम एक्सटर्नल डिवीजन पे वो सारे ऑब्जर्वेशंस जो हमने इंटरनल डिवीजन के लिए लिए वो हम एक्सटर्नल डिवीजन पे एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर देखिए तो हमारे पास C इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ B प्लस n टाइम्स ऑफ A अपॉन m प्लस n दिया हुआ है ना। यानी हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि m टाइम्स ऑफ B प्लस n टाइम्स ऑफ A इज इक्वल टू m प्लस n टाइम्स ऑफ C हो गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और आप वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हो जो ऑपोजिट साइड को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो रिजल्ट आपका ये हो गया कि m इंटू दिस वेक्टर प्लस n इंटू दिस वेक्टर
इज इक्वल टू m प्लस n इंटू दिस वेक्टर हो जाएगा। अब मैं क्या समझा रहा हूं, इसको इस ट्रायंगल से समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारा है A वर्टेक्स, ये हमारा है B वर्टेक्स और ये हमारा है C वर्टेक्स, ठीक है। हमने A वर्टेक्स से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ किया सच दैट ये BC को 4:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। BC को 4:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम यहां से रिजल्ट क्या लिख सकते हैं यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन दैट 4 इंटू AC वेक्टर, तो हम ऐसे लिखते हैं 4 AC वेक्टर प्लस 1 इंटू AB वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 दैट इज 5 इंटू AD वेक्टर, ठीक है, इंटू AD वेक्टर। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहां पे निकल के आ जाती हैं, ठीक है। तो ये कई बार ये ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए, ठीक है। तो हम ये बात याद रखेंगे। तो सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। चलिए सेकंड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन यही है, यहीं से हमारा डिराइव होगा। तो हमारे पास देखिए MB प्लस NA एंड माइनस M प्लस N टाइम्स C दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू 0। अच्छा देखिए इस A, B और C की खास बात क्या है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो यहां से एक खास बात देखिए कि इफ अगर A, B और C तीनों पॉइंट्स अगर हमारे कोलिनियर हैं, ठीक है, तो इनके साथ अगर कोई कोएफिशिएंट्स जुड़े हुए हैं, जैसे यहां पे B का कोएफिशिएंट M है, A का कोएफिशिएंट N है और C का कोएफिशिएंट M प्लस N है, तो खास बात ये देखिए कि ये सारे कोएफिशिएंट्स का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी यहां से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये हो गया कि दैट इज इफ लेट अस से वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C आर कोलिनियर, कोई भी तीन वेक्टर्स, मतलब कोई भी तीन पॉइंट्स, वेक्टर्स नहीं, कोई भी तीन पॉइंट्स, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो वो हमेशा एक लीनियर डिपेंडेंस शो करेंगे। क्या शो करेंगे, लीनियर डिपेंडेंस। यानी आपको इस तरीके का एक रिलेशन मिलेगा उनमें, XA प्लस YB एंड प्लस ZC इज इक्वल टू 0। एक ऐसा रिलेशन मिलेगा, लेकिन इस रिलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि यह रिलेशन तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उसके साथ साथ ही आपके पास कॉन्स्टेंट्स में भी एक रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यहां पे ये बात याद रखेंगे कि ये सारे साइमल्टेनियसली 0 नहीं होते, तो यानी x, y, z सारे साइमल्टेनियसली 0 नहीं होंगे। तो आपको कभी भी तीन पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना हो तो आपको ऐसे कोएफिशिएंट्स ढूंढने हैं, x, y, z ऐसे कोएफिशिएंट्स ढूंढने हैं जिनके लिए XA प्लस YB प्लस ZC तो 0 हो ही, साइमल्टेनियसली आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड भी क्या होने चाहिए, 0। तो अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स हमारे क्या हैं, कोलिनियर हैं, ठीक है। आइए अगला ऑब्जर्वेशन देखते हैं, थर्ड ऑब्जर्वेशन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और इस पे जेई कई बार सवाल भी पूछ चुका है, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि हमने C वेक्टर लिखा और इसको मैं अब इस बार ऐसे लिखता हूं, M टाइम्स ऑफ M प्लस N टाइम्स B एंड प्लस N टाइम्स ऑफ M प्लस N टाइम्स A, है ना। चलिए मान लेते हैं इसको हमने M अपॉन M प्लस N को हमने क्या बोल दिया, T बोल दिया। तो ये बताइए कि N अपॉन M प्लस N क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये और कुछ नहीं बल्कि 1 माइनस T होगा, ठीक है। ये वैल्यूज अगर हम यहां सब्सटीट्यूट करें तो हमारा C वेक्टर जो आता है वो बन जाएगा T टाइम्स ऑफ B प्लस 1 माइनस T टाइम्स ऑफ A, है ना। यानी कहने का मतलब कि C वेक्टर जो होगा वो बन जाएगा हमारा A प्लस T टाइम्स ऑफ B माइनस A, है ना।
अच्छा, ये टी के ऊपर डिपेंड करेगा, टी की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये सी क्या करेगा, इस लाइन पे अपना पोजीशन चेंज करता रहेगा। यानी वी कैन से दैट फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ टी अ वेरिएबल पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर टी बिलोंग्स टू आर, है ना, a प्लस टी टाइम्स ऑफ b माइनस a represents a variable point on the line joining AB, है ना। अच्छा, यहां पे जब ये वेरिएबल पॉइंट है तो देखिए, याद करिए, हम जब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लिखते हैं तो बेसिकली क्या लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन या किसी भी इनफैक्ट कर्व का इक्वेशन जब लिखते हैं तो उस पर लाई करने वाले वेरिएबल पॉइंट का लोकस ही तो लिखते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी इक्वेशन ऑफ ए बी अगर हमें लिखना हो, इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए बी दैट इज द लाइन, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो सी के बदले में हम वेरिएबल पॉइंट डाल देंगे। सी, याद करिए लोकस हम कैसे लिखते थे कि एक पॉइंट मान लेते थे एच कॉमा के, और फाइनली एच के बदले में एक्स और के बदले में वाई डाल देते थे। यहां पे भी वही कर रहे हैं, जो वेरिएबल पॉइंट हमारे पास आया हमने उसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया, तो आर इज इक्वल टू ए प्लस टी टाइम्स ऑफ बी माइनस ए इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, यहां पे जो जेई ने सवाल पूछे थे वो किस कॉन्सेप्ट पे पूछे थे वो समझो। अच्छा, यहां पे अगर आप t इज इक्वल टू 0 डाल दो, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 डाल दो, तो ये बताओ तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी जो आपका वेरिएबल पॉइंट आएगा वो कहां पे होगा, a पे होगा। तो चलिए मैं ये लाइन ए बी यहां पे बना भी लेता हूं, ठीक है, लाइन ए बी हम यहां पे बना भी लेते हैं। तो ये हमारा लाइन ए बी हो गया मान लीजिए। तो देखिए, ये हमारा पोजीशन वेक्टर ए था, इसका हमारा पोजीशन वेक्टर बी था, ठीक है। अब अगर आपने t इज इक्वल टू 0 दिया तो r की वैल्यू यानी जो वेरिएबल पॉइंट है वो कहां पे लाई कर रहा है, a पे लाई कर रहा है ना, a पे लाई कर रहा है। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 ना रखिए, t की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, t इज इक्वल टू 1, तो 1 यहां पे t के वैल्यू, t के बदले में 1 डाल के देखिए, तो हमारा जो वेरिएबल पॉइंट है r वो कहां पे लाई करेगा, b पे लाई करेगा। यानी कहने का मतलब कि यहां पे हमारे पास t की वैल्यू 0 थी, यहां पे हमारे पास t की वैल्यू 1 थी, और पॉइंट हमारा b पे लाई कर रहा है। यानी 0 से जैसे जैसे हम वैल्यूज आगे बढ़ाते जाएंगे, ये जो वेरिएबल पॉइंट है वो a से आगे बढ़ के किधर जाता जाएगा, b की तरफ जाता जाएगा, है ना। अगर ये वैल्यू t की 1 से बड़ी हो जाए तो कहां पे होगा, यानी कहने का मतलब कि t की वैल्यू, एक और यहां पे कंडीशन लिख लेते हैं, तो अगर t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो r लाइज बिटवीन a एंड b, है ना, a और b के बीच में r लाई करेगा, ठीक है। अगर t की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तो आपको क्या लगता है किधर चला जाएगा r, तो r लाइज ऑन राइट साइड ऑफ b, है ना, राइट साइड ऑफ b, यानी इस तरफ कहीं लाई करेगा। तो इधर लाई करने के लिए, r को इस तरफ लाई करने के लिए आपके पास t की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ग्रेटर देन 1 हो जानी चाहिए। और t अगर लेस देन 0 होगा तो अब आप गेस बहुत अच्छी तरीके से कर चुके होंगे कि t अगर लेस देन 0 होगा तो r आपके इस रीजन में लाई करेगा, यानी r लाइज ऑन लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे कई बार जेई सवाल पूछ चुका है, तो हम ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ के और याद करके रखेंगे, ठीक है। तो आइए इस पे क्या करते हैं, कुछ सवाल लेते हैं। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल लेते हैं। देखिए, वेक्टर में ना ट्रायंगल और पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल, इस तरह के शेप्स बड़े फ्रीक्वेंटली आप देखोगे, है ना।
तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। क्वेश्चन में हमें ए बी वेक्टर दिया हुआ है। ए बी वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 4k, है ना। और हमारे पास ए सी वेक्टर दिया हुआ है। ए सी वेक्टर दिया हुआ है 5i माइनस 2j एंड प्लस 4k। ठीक है, तो हमें इसका निकालना है मीडियन। ठीक है, मीडियन एडी, मीडियन एडी निकालना है। लेट अस से ये हमारा मीडियन है। ठीक है, मीडियन एडी वेक्टर निकालना है। बहुत आसान, सेक्शन फॉर्मूला से देखिए अब कितना आसान हो गया। अभी अभी हमने जो बात पढ़ी थी कि मीडियन है तो ये कौन सा रेशियो होगा, 1:1 का रेशियो होगा, है ना। 1:1 का रेशियो होगा। अब अगर 1:1 का रेशियो है तो आपको ए बी वेक्टर पता है, ए सी वेक्टर पता है, तो रिलेशन आपको याद है क्या कहेंगे हम, 1 इंटू ए बी प्लस 1 इंटू ए सी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू ए डी। ये रिलेशन हो जाएगा ना। तो 1 इंटू ए बी वेक्टर प्लस 1 इंटू ए सी वेक्टर। याद आया। अब आप समझ रहे होंगे कि जो ऑब्जर्वेशंस हमने लिखे थे वो कितने इंपॉर्टेंट हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यानी सिंपली यहां पे आपके पास ए डी वेक्टर जो हो जाएगा, इट इज नथिंग बट ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। तो 8i डिवाइडेड बाई 2 विल बी 4i। यहां से j कॉम्पोनेंट है ही नहीं, तो -2j डिवाइडेड बाई 2 इज -j। k कॉम्पोनेंट आपका 8k डिवाइडेड बाई 2 इज 4k। ये आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, है ना। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम ये सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला के ऑब्जर्वेशंस अच्छे से समझ में आ चुके हैं। ठीक है, ऑलराइट, एक और सवाल लेते हैं। एग्जाम्पल, इस बार ना आपको ट्रायंगल दे दिया जा रहा है। लेट अस से दिस इज अ ट्रायंगल, वी हैव पोजीशन वेक्टर मैं नहीं दूंगा इसका। लेट अस से ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। एस है हमारा एनी पॉइंट इन द प्लेन, एस इज एनी पॉइंट इन प्लेन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, फिर हमारे पास ओ है सर्कमसेंटर, और हमारे पास ओ डैश है ऑर्थोसेंटर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड वैल्यूज ऑफ। तो पहला है हमारे पास एस ए वेक्टर प्लस एस बी वेक्टर प्लस एस सी वेक्टर, है ना। दूसरा हमें निकालना है ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर एंड प्लस ओ सी वेक्टर। ठीक है, और तीसरा हमें निकालना है, ठीक है, ओ डैश ए वेक्टर प्लस ओ डैश बी वेक्टर एंड प्लस ओ डैश सी वेक्टर। ठीक है, इन तीनों की वैल्यूज क्या होंगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। चलिए एक और पॉइंट हमें यहां पे और भी दिया हुआ है, वेयर जी इज द सेंट्रॉइड। जी हमारा क्या है, सेंट्रॉइड। ठीक है, अब देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। या तो हम सेक्शन फॉर्मूला वाले मेथड से जाएं कि बार बार हम सेक्शंस को देखें, लेकिन उसमें क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन होता है। तो दूसरा अप्रोच जो बहुत ही आसान और जो बहुत ही सिंपल और जो बिना दिमाग लगाए सॉल्व करने वाला है, वो है हमारा पोजीशन वेक्टर अप्रोच। तो अगर मान लीजिए हम इस ए वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर ए मान लें, बी वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर बी मान लें, और सी वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर सी मान लें। ठीक है, ये हमने माना है, याद रखिए, दिया नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि सेंट्रॉइड का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होना चाहिए? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है, सेंट्रॉइड का
हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हो जाना चाहिए या पोजीशन वेक्टर हो जाना चाहिए वो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सेंट्रॉइड को हम स्मॉल g वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कम सेंटर को स्मॉल o वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑर्थो सेंटर को o डैश वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। पोजीशन वेक्टर हमने सबको दे दिए। एक और खास बात हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इन द रेशियो 1:2। तो अगर आपके पास सर्कम सेंटर है लेट अस से O और ये ऑर्थो सेंटर है O डैश, तो सेंट्रॉइड जो है वो इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये बात भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो इतना ज्ञान रखने के बाद अब हम सवाल सॉल्व करने पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एस ए प्लस एस बी प्लस एस सी। ठीक है, एस ए प्लस एस बी एंड प्लस एस सी, है ना। पोजीशन वेक्टर अप्रोच, एस ए क्या हो जाएगा हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस, मान लीजिए एस है वो, ठीक है, प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस एंड प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखिए तो ये बन गया आपके पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस थ्राइस पोजीशन वेक्टर ऑफ एस। और यहां से सिंस हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ g, तो ये क्या हमारे पास थ्राइस ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ g आ गया और माइनस थ्राइस पोजिशन वेक्टर ऑफ s। 3 कॉमन ले लीजिए तो ये हमारे पास बन गया पोजिशन वेक्टर ऑफ g माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ s। और ये कौन से वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या ये sg वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा क्या, तो थ्राइस sg, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए पोजीशन वेक्टर अप्रोच में कितने आसानी से ये सवाल बन गया, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास OA प्लस OB प्लस OC, सेम पोजीशन वेक्टर अप्रोच। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट हमारा है इस सवाल का, हमें निकालना है OA प्लस OB प्लस OC, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O एंड प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। तो ये अभी बन गया हमारे पास A प्लस B प्लस C माइनस थ्राइस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। अच्छा, ये बन जाएगा 3G माइनस 3 कॉमन ही ले लेते ना O, तो ये कौन सा वेक्टर बन जाएगा, OG। वेरी गुड, 3OG। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगला हमारे पास था O डैश A प्लस O डैश B प्लस O डैश C। ठीक है, तो हमारे पास है थर्ड O डैश A वेक्टर प्लस O डैश B वेक्टर प्लस O डैश C वेक्टर। क्या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, यही कैलकुलेशन तो होने वाला है। तो यहां पे बस O के बदले में O डैश आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3O डैश G। लेकिन अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में G नहीं दिया हुआ है और हमें O और O डैश के फॉर्म में ही आंसर निकालना है, तो फिर कैसे निकालेंगे, तो फिर हम यहां से इसका कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, यहां से इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि हमारे पास सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड अगर दिया हुआ है, ठीक है, सेंट्रॉइड को मान लें G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें पता है कि ये 1:2 का रेशियो है। ठीक है, तो यहां पे OG वेक्टर जो होगा विल बी 1/3 ऑफ O डैश वेक्टर एंड O डैश G वेक्टर जो होगा दिस विल बी 2/3 ऑफ O डैश O वेक्टर, है ना। डायरेक्शन हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो OG वेक्टर अगर हम बात कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हमें O डैश लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो अगर G आपके पास क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो आप इसको थ्राइस ऑफ OG को O डैश भी लिख सकते थे वेक्टर के फॉर्म में, और यहां पे थ्राइस ऑफ O डैश G को ट्वाइस ऑफ O डैश O भी लिख सकते हो आप।
तो डिपेंड करता है, अगर जी नहीं दिया हुआ है और ओ डैश के फॉर्म में ही आपको आंसर निकालना है तो आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशंस। आगे इसका और भी एप्लीकेशन देखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है यहां पे, क्योंकि उसके एप्लीकेशन बहुत शानदार हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो है कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनैरिटी ऑफ वेक्टर्स के ऊपर हम काफी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि वहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की बात करने वाले हैं हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।